हाँ बेटा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या होती हैं? तो गैसेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड बाउंड्री और सरफेस, and therefore gases do not have a fixed boundary or a surface, therefore they tend to fill the whole vessel in which they are present. जब तक प्रेशर अगेंस्ट में उनको ना रोक दे आगे बढ़ने से, तब तक गैसेस आगे बढ़ती रहती है। मतलब किसी कंटेनर में आपने किसी गैस को डाल दिया, तो वो गैस क्या करेगी, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को एक्वायर कर लेगी। उसका अपना कोई फिक्स शेप या मतलब कोई एक फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं कि वो इसी शेप में अरेंज होगी। जो कंटेनर का शेप होगा उसके अंदर गैस पूर्णतः भर जाएगी, है ना बेटा। स्फेरिकल अपन मानते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स का एक ही टाइप का वॉल्यूम और शेप मानते हैं। और चूंकि लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाँ, ड्यू टू intermolecular force gases are more compressible as compared to due to low intermolecular force of attraction, gases ज्यादा compressible होते हैं as compared to liquid and solid। सिंपल सी बात है। the volume of gases readily decreases the increase of the pressure। यदि प्रेशर लगाया जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा डिक्रीज होता है, लिक्विड और सॉलिड का उतना डिक्रीज नहीं होता है। gaseous molecules having high kinetic energy which depends upon the temperature। ये बात हम लोग देख चुके हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो थी ईच मॉलिक्यूल की 3/2 kT थी, जो कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और मोल की एनर्जी 3/2 RT थी, जो कि अगेन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। अच्छा, कल पढ़ाते हुए बेटा ऐसा हुआ कि मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो सब कुछ सही सही चल रहा था, फिर एक जगह लगभग 50 मिनट की रिकॉर्डिंग में मैंने बार बार आपको बोल दिया था स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज 3/2 kT। तो आपको पता है कि वो एवरेज स्पीड नहीं है, वो एवरेज एनर्जी है। लेकिन बार बार मैंने बोलते हुए वही बोलता गया था, एवरेज स्पीड इज 3/2 kT, द एवरेज स्पीड इज 3/2 kT, द एवरेज स्पीड इज 3/2 kT। और आप भी शायद समझ गए होंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए आपने मेरे को टोका नहीं उस समय। टोक देते तो मैं उसी समय करेक्शन कर देता। लेकिन कल जब मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था तो उसमें मैंने देखा आइला ये क्या कर दिया मैंने। तो आई होप सो सब लोग को बात क्लियर है ना। 3/2 kT इज नॉट स्पीड, दैट इज एनर्जी, है ना बेटा, पर मॉलिक्यूल। चलो, अब गैसेस मोनोएटमिक होती है, डायएटमिक होती है, पॉलीएटमिक होती है, एवरीबॉडी नोज दिस। ठीक, अब कुछ अपन बात करते हैं, जैसे कि गैसेस में एक चीज होती है प्रेशर, है ना। जैसे गैसेस में हम एक चीज देखते हैं इंपॉर्टेंट बात, और वो है प्रेशर। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। सो सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम अलग अलग चीज में जब प्रेशर मेजर करते हैं तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो अलग अलग यूनिट अपन प्रेशर की देख सकते हैं। एक यूनिट प्रेशर की हम जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल बोल देते हैं, इसी को हम पास्कल बोल देते हैं। करेक्ट है बेटा। तो ये एक प्रेशर की यूनिट है जो कि ऐसा यूनिट है प्रेशर की जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा सीजीएस यूनिट जो होती है वो डाइन में होती है। सीजीएस यूनिट काय में होती है? डायन में होती है। तो ये एसआई यूनिट है। फिर सीजीएस यूनिट अपन डाइन में बोल देते हैं। इसके अलावा बेटा ऐसा बोलते हैं 1 एटीएम जो प्रेशर होता है, 1 एटीएम जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? सबसे बड़ा जो है वो क्या है? 1 एटीएम प्रेशर जो है वो 760 mmHg के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। करेक्ट है, सबको पता है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं जिसको बात ना पता हो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है माहौल, है ना, एटमॉस्फेयर। एक बार की बात है कि एक बार था, उस बार में न्यूटन और पास्कल दो लोग गए और वो लोग जाकर के वहां पर भैंस का दूध मांग के पीने लग गए बेटा, और वो आपस में लड़ने लगे। तो उनको उठा करके बाहर फेंक दिया गया और उनसे ये बोला गया कि तुम्हारे जैसे 1,00,000 न्यूटन और पास्कल बिक जाएंगे इस बार को खरीदने में, या इस बार की कीमत के हिसाब से यदि बात करते हैं ना। तो इसका मतलब अपन ने क्या सीखा? अपन ने ये सीखा कि जो बार होता है वो 1,00,000 न्यूटन के बराबर होता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। अपन किसी को बोलते हैं ना, किसी को भगा देते हैं, किसी को अपन डायलॉग मार देते, तेरे जैसे 1,00,000 घूमते रहते हैं और तेरे जैसे 1,00,000 बिक जाएंगे मेरा जूता खरीदने में, ऐसी बातें अपन मतलब बोल देते हैं ना लोगों को, मतलब थोड़ा बड़ बोलेपन में इस टाइप की बातें अपन कर देते हैं ना बेटा। तो द थिंग इज दैट वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं 1,00,000 न्यूटन पर मतलब न्यूटन और पास्कल की कीमत जो है
वो 1 बार के बराबर है। क्या अब तुम लोग को याद रह जाएगा बार और न्यूटन और पास्कल में संबंध? मतलब समझ गए बात को? मतलब समझ गए ना बात को? 10 की पावर 5 पास्कल और 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बार। तुम्हें हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, आलसी बन के नहीं बैठना पड़ेगा यार, है ना? ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूं यहां पर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 5 पास्कल बराबर 1 बार। करेक्ट, 1 बार। आई होप अंडरस्टैंडेबल है। इसके अलावा 1.3025 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 ATM। मतलब हल्का सा एटीएम बड़ा होता है किससे? बार से। हल्का सा एटीएम बड़ा होता है किससे? बार से। क्लियर है? 1.0325 करेक्ट है। मतलब 1.013 है, वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है। 1.01325 कुछ ऐसा होता है। 01325 ओके ठीक है। ये बराबर है किसके? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 ATM। तो सबसे बड़ा कौन हुआ बेटा? सबसे बड़ा हुआ ATM। सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा हुआ ATM। चलो इतनी बात सबको समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? और आगे बात करते हैं। और आगे यदि बात करूं मैं आपसे, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि एच जी सब हो गया यहाँ पे। तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ? हाँ, और 760 एच जी बराबर एक और चीज होती है, और वो क्या होता है? वो बराबर होता है 760 टॉर। 760 टॉर करेक्ट है। तो 1 ATM, अब मैं फाइनल लिखता हूं, 1 ATM बराबर 1.013 बार which is equal to 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल is equal to 1.13 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is equals to 760 mm of Hg is equal to 760 torr is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये हुआ फाइनल, ये हुआ फाइनल। आई होप सो सब बच्चों को बात क्लियर है। इसको अपन को पकड़ लेगा। ठीक है बेटा, क्या बात सबको समझ में आ गई है? इसको अपन को पकड़ के चले, हर कन्वर्जन इधर से आ जाएगा। किससे रिलेटेड? प्रेशर से रिलेटेड। तो इतनी बात आपको याद कर लेनी जो लास्ट में मैंने आपको लिख करके बताया है। ठीक है ना? वैसे प्रेशर जो होता है बराबर होता है एच रो जी। तो यदि किसी चीज का आपको प्रेशर निकालना है तो आप कॉलम ऑफ हाइट ले लो, है ना, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ले लो और जी ले लो। ग्रेविटी 9.8 के करीब आ जाएगी आपके पास में। तो आप इस तरीके से जो है वो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। बस यूनिट वाइज कचरा मत करना। जैसे ये मीटर में लिया तो ये आपको केजी पर मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, और ये 9.8 लोगे। बस यही आप गड़बड़ करोगे तो प्रेशर काय में आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। करेक्ट है ना? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको ये ऊपर वाली बात थोड़ी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसमें गलती हो जाती है। जिसे स्क्रीनशॉट लेना था उसने ले लिया होगा शायद। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? स्क्रीनशॉट डन? डन ओके डन। चलो अब यदि हम इसकी बात करें, P is equals to प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी। तो प्रेशर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यदि एच की वैल्यू ली गई है मीटर में
रो की वैल्यू ली गई है केजी पर मीटर क्यूब में, और जी लिया गया है 9.8। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है यार? न्यूटन पर मीटर कुछ तो भी कचरा। एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। सो दिस इज न्यूटन पर केजी। हाँ नहीं, एक्सेलरेशन की अच्छा न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हो, दूसरा वेलोसिटी बाय टाइम लिख दो ना, मीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। गलत वो भी नहीं था, लेकिन मतलब जो नॉर्मल यूनिट है वही लिखनी चाहिए, ठीक है ना। चलो खैर, तो ये हो गया बेटा P बराबर एच रो जी, हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो प्रेशर इस तरीके से अपन देखते हैं। अब अपन चलते हैं किस पे? वॉल्यूम पे, और उसके बाद चलेंगे टेम्परेचर पर। तो प्रेशर के बारे में ये सब पेपर सबको याद रहेगी ना, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना इसमें? किसी ने यदि आपको ऐसे करके कोई डायग्राम बना दिया यूं, और यहाँ पे फ्लूइड भर दिया, और यहाँ पर जो है वो एक कुछ इस तरह से कॉलम बना दिया, तो कॉलम की हाइट इधर तक भरा हुआ है, तो इधर से इधर तक लेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये जो हाइट है, जो भी हाइट है, यदि यहाँ तक भरा है तो यहाँ तक लेंगे, है ना। इधर से लेकर के इधर तक की हाइट ले लेंगे। एच, जो भी इसकी डेंसिटी होगी वो ले लेंगे, इनटू जी ले लेंगे, और हमको मिल जाएगा प्रेशर। ठीक है बेटा, कौन सा प्रेशर? जो बाहर से लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यही प्रेशर तो इस लिक्विड को ऊपर बढ़ा रहा है। तुमको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, वही तो इस लिक्विड को ऊपर की ओर पुश कर रहा है। तो वो यदि आपको प्रेशर निकालना है तो एच रो जी से हमारे पास में प्रेशर आ जाएगा। और ये चीज फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कई बार कई जगह पे लगेगी। अब इसके उपरांत हम देखें तो इसके बाद यदि हम देखें तो हम आते हैं एक चीज पे जिसे बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? जैसे 1 मीटर क्यूब कोई बोले, तो दिस इज इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि 1 मीटर क्यूब मतलब होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, and that is equals to 10⁶ centimeter cube. And each centimeter cube is equals to 1 ml. Each centimeter cube is equals to 1 ml. Therefore, 1 meter cube is equals to 10⁶ centimeter cube is equals to 10⁶ ml. Correct है? Also, 1 meter cube is equal to 1000 liters. Is equal to 1000 liters, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 को नीचे ले जाओ तो 10⁻³ मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, लगता है कि हमें आती हैं, इंटर कन्वर्जन के टाइम पे इन्हीं चीजों में हम कचरा कर देते हैं, तो वो कचरा हमको नहीं करना। ये था वॉल्यूम के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं, ठीक है बेटा। मैं मिटा रहा हूं इसको। तो टेम्परेचर के बारे में यदि बात करें तो टेम्परेचर सदा केमिस्ट्री या फिजिक्स में किसी सवाल में यदि आपको पुट करना है
तो कौन सी यूनिट, किस किस चीज में टेम्परेचर पुट करते हैं, कौन सी यूनिट में टेम्परेचर पुट करते हैं? तो आपको पता है हम हरदम एब्सोल्यूट स्केल पे टेम्परेचर को पुट करेंगे और काय में, केल्विन में टेम्परेचर को पुट करते हैं। ठीक है बेटा। अब यदि हमें टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर के लिए हम एक बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज को यदि कन्वर्ट करना है, जैसे केल्विन है -273 लिखो और नीचे लिखो 373 -273, इधर लिखना है तो लिखो C/100 डिग्री सेंटीग्रेड में, या फिर हम चाहें तो C/100 ना लिखे, मैं लिखूंगा डिग्री सेंटीग्रेड -0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 - 0 इज इक्वल टू F - 32 अपॉन 180 - 0 इज इक्वल टू X माइनस लोअर लिमिट, या क्या बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन हायर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, where X is temperature or reading of unknown temperature scale, reading of unknown टेम्परेचर स्केल, करेक्ट है, वो X है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है बेटा? लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो है जो पॉइंट नीचे फिक्स है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, केल्विन में 273 है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के अपन ले लेते हैं। क्लियर बेटा इतनी बात? अपन क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के ले लेते हैं। जैसे इधर बॉइलिंग पॉइंट 373 है और मेल्टिंग पॉइंट 273 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और मेल्टिंग पॉइंट 0 है, करेक्ट है। इधर 180 है, इधर 0 है, और वो जर्नल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंडर अपन यहाँ पर लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे अपन कोई भी स्केल कन्वर्ट कर सकते हैं। X is रीडिंग ऑफ अननोन टेम्परेचर स्केल, X इज रीडिंग ऑफ अननोन टेम्परेचर स्केल। इसलिए बेटा मैं यहाँ C/100 लिख सकता था, मैंने इसलिए लिखा जिससे फॉर्मूला आपको समझ में आता है। हायर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये वो रीडिंग जो नापनी है, या ये वो रीडिंग है जो आपको दी है किसी एक स्केल पे, और ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, करेक्ट है बेटा। L इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड HFP इज हायर फिक्स्ड पॉइंट, हायर फिक्स्ड पॉइंट। इसको समझा भी सकते हैं आधा घंटा लगा करके, समझाना नहीं है, लॉजिकली समझाएगी, जो भी समझाएंगे कोई मतलब नहीं है। अब सुनो, मैं कहता हूं अ न्यू टेम्परेचर स्केल T डिग्री सेंटीग्रेड इज डिफाइंड, ओके, हैविंग BP ऑफ H2O बराबर 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट, ओके, अ न्यू टेम्परेचर स्केल, a new temperature scale, सवाल देख लेते हैं। A new temperature scale T degree centigrade is defined. T degree centigrade is defined. तो डिफाइन किया गया है having BP बराबर 80 डिग्री S, इसको S में लिखो, 80 डिग्री S एंड फ्रीजिंग पॉइंट बराबर 30 डिग्री S, कन्वर्ट 80 डिग्री S इंटू केल्विन और कन्वर्ट, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकना, वो है, हाँ अब सही है, 180 डिग्री एस एंड फ्रीजिंग पॉइंट है 30 डिग्री एस, कन्वर्ट 80 डिग्री एस इन
केल्विन, इन केल्विन। एक नया टेम्परेचर स्केल डिफाइन किया गया इन टी डिग्री एस, टी डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, टी डिग्री एस में। उसमें बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 180 डिग्री एस और फ्रीजिंग पॉइंट 30 डिग्री एस दिया है। कन्वर्ट 80 डिग्री एस इन केल्विन। तो 80 डिग्री एस क्या होगा? एक्स होगा, दैट इज रीडिंग ऑफ अननोन टेम्परेचर स्केल। तो वो हो गया कितना? 80 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है वहां पर? लोअर फिक्स्ड पॉइंट 30 है, अपॉन हायर फिक्स्ड पॉइंट 180 है जो कि बॉइलिंग पॉइंट है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो कि 30 है। और कन्वर्ट किस स्केल में करना है? इस वाले स्केल में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 100 हो जाएगा बेटा। जो गणित आ जाए वो गणित करेक्ट गणित हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये 150 हो गया, तो सॉरी ये 50 हो गया और 150 हो गया। ये हो जाएगा K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 50 बटे 150 मतलब 1/3। तो 3K माइनस 3 इंटू 273 उस तरफ ले जाना, प्लस का प्लस 100 जो करना हो कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या सबको बात क्लियर है? आई सपोज ये 306.48 आ रहा है, आप कैलकुलेट कर लेना। 306.48 केल्विन आ रहा है। आपको पता है ये गणित करने की मुझे जरूरत नहीं, वो आप लोग कर सकते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है। क्या आपको पता है ये सवाल जो है फिजिक्स में तो खूब आता है। एक ही सवाल से कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या बेटा? किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दिए? इसलिए दिए कि जैसे ये फॉर्मूला याद हो ही जाए, एक्स माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन हायर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। क्लियर है बेटा सबको इतनी बात? आई होप सो सब लोगों को बात क्लियर है और आप लोग अब ये सवाल को बना लोगे। अब मैं चलता हूं बेटा किस पे? गैस लॉ के बारे में हम लोग इसके बाद बात करेंगे। तो चलो आप पहले इसका नोट्स बना लो, इसको उतार लो, उसके बाद में गैस लॉ के बारे में आपसे बात करना चालू करता। देख लूं जरा, हाँ चार्ल्स लॉ यहीं से चालू करना है, ठीक है। मैनोमीटर फेनोमीटर मैंने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है, ज्यादा आता भी नहीं है, होगा तो थोड़ा सा पढ़ा दूंगा बाद में। ओपन एंड मैनोमीटर, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, वो सब चीजें प्रेशर में पढ़ा सकता था, लेकिन फिर मैं आज दूसरी चीजें पढ़ाना चाह रहा था। बता दूंगा यदि होगा तो, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज सच वो है नहीं। इसके बाद अपन बात करेंगे गैस लॉ पे, आप इसको जल्दी से नोट कर लो। एक सेकेंड। हाँ क्या हुआ? हाँ तो बात करते हैं, आगे चलते हैं। आज सुबह से ऐसा होता है कि मैं क्लास लेता हूँ, आधे समय क्लास लेता हूँ, फिर बीच में ब्रेक जो छोटा सा होता है उसमें चला जाता हूँ बात करने के लिए किसी की फिर वापस आ जाता हूँ। इट्स अ ग्रेव सिचुएशन।
ओके गाइस, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं आगे। बट हंसी मजाक, चुटकुला, दोस्तों से बातें, ये सब हमको एंजॉय करते रहना है ना। डिप्रेशन नहीं आने देना है किसी को भी अंदर से, एग्जाम हो कुछ भी हो, आसपास कोई भी बात चल रही हो, लेकिन हंसी मजाक चुटकुला, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे का मोटिवेशन बढ़ाना, ये सब चलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो अंदर की इम्यून पावर होती है ना, वो बढ़ती है, सही बोले तो, है ना बेटा। हम्म, ऐसा है। हाँ, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका वस्तु? क्योंकि यदि आप नोट करो तो 1.5 महीना पहले हम कहीं नहीं सुन रहे थे इस बात को कि कोरोना के कारण कोई भी नुकसान हो रहा है ना। सर 2 तरह की वैक्सीन है, कौन सी लगानी चाहिए बेटा? उसमें तो कोविशील्ड का रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिखाया है, काय में वो जो मीडिया में आया है उसमें। बाकी वैक्सीन जो मिल जाए लगवा लो यार, बढ़िया है। वहां चॉइस तो आपके पास रहेगी नहीं, आप टेंशन मत लो। आपसे नहीं पूछेंगे मालिक ये लगा दे कि ये लगा दे, जो सामने रहेगी वो लगा देंगे। तो आप ये तो टेंशन लेनी मत कि ये वाली लगाओ, ये जरा मलाई मार के मेरे को दो थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ी और डाल दो ऊपर ऊपर की अच्छी वाली, फिर आन दो। वो तो अपन के ही नहीं सकते उनसे दे रहे हैं, वही बड़ी बात है, मालिक लोग है कि नहीं। तो आपको तो पता है बेटा, इंपॉर्टेंट लोगों ने सबने लगवा ही लिए, अब बच्चे अपन लोग भी लगवा ही लेंगे। अपने पास तो ये ऑप्शन उनके पास भी नहीं था। अच्छी बात यह है कि इंपॉर्टेंट लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं था कि कौन सी वाली चाहिए मालिक बोलो, जो थी वो लगवानी पड़ी। तो खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे अब आ गया बेटा नंबर, अब छोटी उम्र के लोगों का भी नंबर आ रहा है ना, तो मेरा नंबर भी आ गया। ठीक है, चलो। हाँ नहीं बेटा, 17+ नहीं, मेरा 18+ है, मेरा लग जाएगी, मेरे को लग जाएगी। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ जबरदस्त चीज, जो की है सबसे पहले चार्ल्स लॉ। तो गैस लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करें? गैस लॉ की बात करते हैं। गैस लॉ में पहला कानून, और पहला कानून जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है चार्ल्सवा का कानून, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या हुआ बेटा कि एक कंटेनर में 273 ml गैस ले ली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कंटेनर में 273 ml गैस ली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, करेक्ट है बेटा। अब क्या किया कि टेम्परेचर वाज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो गैस का वॉल्यूम है वो हो गया 274 ml। क्लियर है बेटा इतनी बात? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था पहले, यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाया गया, 274 ml हो गया। फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, ऐसे करके टोटल 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। टेम्परेचर इंक्रीज बाय, सॉरी इधर नहीं लिखते, नहीं तो तुम्हें लगेगा इसके बाद बढ़ाया गया। टेम्परेचर बढ़ाया गया 1 डिग्री, 274 हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम 272 ml हो गया। कितना हो गया? 272 ml। टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 से 283 ml हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 से 5 घटा दो, 268 ml हो गया। कुल मिलाकर के हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट से एक बात पता लगाई कि यदि कोई गैस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया हुआ है और उसके टेम्परेचर को यदि किसी गैस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया हुआ है और उसके टेम्परेचर को यदि मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाऊं तो 1 ml गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाऊं तो 1 ml घट जाता है, 10 से बढ़ाऊं तो 10 ml बढ़ जाता है, 10 से घटाऊं तो 10 ml घट जाता है। ठीक है बेटा। तो उन्होंने कहा कि पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है? 1 ml से बढ़ रहा है वॉल्यूम। ठीक है ना बेटा? तो चलो
अब बात करते हैं, तो उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया और बोला दस ऑल गैसेस एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट बाय सेम फ्रैक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर. That is, for each degree change of temperature, the volume of the sample of the gas changes by a fraction of 1/273 of its volume. तो ये सोचा जाए कि 1 डिग्री पे कितना फ्रैक्शन बना. Therefore, per डिग्री, अरे इतना कौन लिखे यार, पर डिग्री नहीं, इससे अब कंफ्यूज हो जाएंगे हम. काहे के लिए इतना गणित करें, सिंपल लिटिल स्टार लिखते हैं ना, सिंपल लिटिल स्टार लिखते. नहीं तो हमने इतने एग्जाम्पल का को समझा. बुक इस भाषा में नहीं पढ़ते, बुक की भाषा छोड़ो, अपना खुद का फॉर्मूला लिखते हैं, है ना. मैं एक बात लिख सकता हूं कि मेरे पास VT मतलब किसी एक टेम्परेचर पर मेरे को वॉल्यूम नापना, V0 प्लस एक डिग्री बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, एक बढ़ेगा T डिग्री सेंटीग्रेड इंटू V/273. क्या लगता है तुम लोगों को, क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं इसको. V0 कितना था, 273 था. बोलो बेटा, V0 कितना था, 273 था. प्लस 1 डिग्री से बढ़ाया तो 273/273 प्लस 1 हो गया, 274 हो गया. 2 डिग्री से बढ़ाया तो 2 इंटू 273/273. बोलो यार, ये V क्या है, ये V है V0. क्या मेरी बात सबको समझ में आई है? फॉर्मूला क्या आया, VT बराबर V0 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड इंटू V0/273. आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया. फॉर्मूला तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या है. तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाता, VT इज इक्वल्स टू V0 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273. दिस इज, व्हाट इज दिस T डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया, चाहे डिग्री में रखो चाहे केल्विन में रखो, बात तो एक ही होनी है, अलग अलग बात नहीं आनी है. कर दिया बेटा राइट में शिफ्ट. आपके बोलने से पहले ही मेरे मन तक आवाज पहुंच गई थी. क्लियर है बच्चों इतनी बात? ये फॉर्मूला सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो. ये फॉर्मूला सबको समझ में आया, एग्जाम में आएगा आपको पता है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़े तो दिस वाज चार्ल्स लॉ. अब चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स की भी बात करते हैं. मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना. चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं. अब देखो बेटा, हो सकता है नेक्स्ट वीक से आपकी रिवीजन क्लास लगे ना लगे मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ऑफिशियली अभी कोई रिवीजन का शेड्यूल है नहीं, वो तो मैं जबरदस्ती लगाए जा रहा हूँ. समझ रहे हो आप मेरी बात को? कोई ऑफिशियल शेड्यूल है नहीं रिवीजन का, वो तो मैं जबरदस्ती लगाए जा रहा हूँ. जैसे कि नेक्स्ट वीक से मैंने सोचा था मैं उसकी रिवीजन चालू कर लूंगा, लेकिन वो उसके लिए भी मना किया है. कौन सी, MLS 8191 जो बैच है उसमें IOC की रिवीजन चालू करूंगा, वो उन्होंने भी मना किया. लेकिन एक कमाल की बात ये है कि रिवीजन यदि हम करना चाहें तो हमें कोई रोकेगा नहीं. तो मेरी बात नहीं समझे, ऑफिशियल क्लास नहीं लग सकती है, लेकिन अनऑफिशियल क्लास लेने से कोई रोकता नहीं, क्योंकि हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. और कोई भी इंस्टीट्यूट इस चीज को मना नहीं कर सकता. आपकी कोई क्लास है नहीं वैसे भी, तो यदि हमारे पास वो रहेगी, ID रहेगी, तो हम क्लास लगा लेंगे, भले रात को 9 बजे लगा ले, आ जाना आप लोग पढ़ने के लिए, है ना. बट इस दौरान मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छा, आप इस बात को भरोसा रखो. थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा बेटा आप लोग को बेहतरीन, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में फिर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स. तो मैं गैसियस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रहा हूँ, तो मान के चलो कम से कम 7-8 क्वेश्चन इससे आने, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आने फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के. चलो खैर आगे बताते बेटा. अब आप सोचो, अब तक हमने चार्ल्स लॉ में क्या देखा. हमने चार्ल्स लॉ में ये देखा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो आई कैन से दैट, मुझे ये बात पता है कि PV इज इक्वल्स टू
एनआरटी होता है, वो इन गैस लॉ से सबसे पता लग जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ V इज इक्वल्स टू NR by P into T, where this unit is constant। जहां पर यदि बात की जाए तो बात यदि कही जाए तो NR by P जो यूनिट है ये कांस्टेंट है बेटा। सो वॉल्यूम बराबर है मतलब। तो क्या मैं बोल सकता हूं यदि इसको मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यदि इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूं मान लो, तो इसको y एक्सिस मान लो, इसको x एक्सिस मान लो, ये कांस्टेंट हो गया। सो mx, सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में इधर जीरो है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद इंटरसेप्ट 0। तो यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आपको पता है इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, समथिंग like this। If temperature here is taken in Kelvin और ये जो है वॉल्यूम है। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ गई। मैंने ये डॉट डॉट लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि क्या होता है ये भी हो सकता था मैं ग्राफ सीधा इधर से खींच देता, लेकिन वो गलत हो जाता। इसलिए गलत हो जाता कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कभी अटेन नहीं होता, इट टेंड्स टू अचीव दैट टेम्परेचर बट इट इज नॉट अटेन, देयरफॉर मैंने यहाँ पर डैश 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 लगा दिया। आई सपोज दैट सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। यदि पूरा ग्राफ बना देता टेक्निकली ग्राफ गलत होता था। बट यार T डिग्री केल्विन में है बेटा। सपोज मानो आप कि यदि कल के दिन मुझे ये ग्राफ पे कोई क्या करे, यहां पर उठा करके T डिग्री सेंटीग्रेड में रख दे, तो आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड कहां तक जाने वाला है। वो ग्राफ फिर कुछ यूं जा करके यूं पीछे की ओर एंड होगा, जहां पर कि ये जो टेम्परेचर है जो पीछे की ओर यहाँ मिल रहा है, ये टेम्परेचर हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15, 273 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लेते हैं, करेक्ट है बेटा। एंड दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर इधर तक जाएगा। एंड अगेन मैंने क्या किया है, उसको डैश 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 छोड़ दिया है, क्योंकि ये ग्राफ यहां तक अटेन नहीं होता है। अब इस ग्राफ को, ये ग्राफ आया कैसे, इस बात को समझ लिया जाए। पहले आप इसको उतार सकते हो, या आपको लग रहा हो ये उतारने लायक है तो आप इसको उतार लो। वैसे इधर मैं लिख सकता हूँ, इधर जगह है मेरे पास। तो मेरे पास क्या हुआ था, मेरे पास आया था v इज इक्वल्स टू, नहीं है जगह, तुम इसको पहले ले लो, पहले इसको उतार लो, फिर मैं डिराइव करता हूँ जल्दी से, झटापट फटाफट। ठीक है बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। अब सोचो, जो इक्वेशन बनी थी बच्चों, वो इक्वेशन क्या थे, जो इक्वेशन बनी थी, ये तो यूं चला गया था। जो इक्वेशन बनी थी वो थी V was equal to NR by P into T and T was in Kelvin। लेकिन इसको डिग्री सेंटीग्रेड में यदि लिखो तो P is equals to NR by P into T in डिग्री सेंटीग्रेड प्लस क्या लिखते हैं अपन, कुछ भूल गया, दिमाग से चीज निकलने में टाइम नहीं लगता यार। हाँ, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है तो 273.15 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, सही है ना बेटा। केल्विन में था ये टेम्परेचर, इसको कन्वर्ट किया डिग्री सेंटीग्रेड में, तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करूंगा, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या ऐसा लिखूंगा T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर कायम है, इन केल्विन है। अब टेम्परेचर काय में दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो उसको यूं लिखना पड़ेगा। तो V बराबर कितना हो जाएगा, NR by T इंटू 273.15 प्लस NR by P इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो हाउ, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरी चीज कांस्टेंट है बेटा। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये mx हो जाएगा, जहां पर ये स्लोप जो है
this slope, that is tan theta, is equal to nr by p. nr by p, and this is intercept, and intercept is equal to nr by p into 273.15. क्या सब लोग को बात समझ में आ गई बेटा? ये हो जाएगा आपका ग्राफ। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बेटा यदि है तो आप बता सकते हो, बाकी है सिंपल सिंपल लिटिल स्टार सब कुछ, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, नहीं है कोई दिक्कत, मिटा दो, चलाए। चलो भाई, कचरे हो गए, कचरे ही हो गए कि साफ नहीं आ रहा। मेरी मम्मी मुझसे बात बोल रही थी आज कि तू टीवी पे क्लियर नहीं आता। एक्चुअली उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो उनकी टीवी पे हर बार नोटिफिकेशन आ जाता है जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ। मैंने कहा बात तो अम्मा सही है, और करी क्या, मतलब नेट स्पीड बढ़ाने से और क्लियरिटी बढ़ती है क्या? वैसे तो इसकी नेट स्पीड खूब है, 100 है, 100 क्या कहते हैं उसको, 200 करा लेंगे तो क्या क्लियरिटी बढ़ेगी या नहीं? क्या क्लियरिटी कैमरे का काम है या कोई और काम है? किसी को आता है लैपटॉप इतना आता है क्या? मैं इससे लैपटॉप पे ट्रांसफर करता हूँ तो भी क्या क्वालिटी गिर सकती है क्या? एक तो मैं किन से बात कर रहा हूँ, वो बोलते ही नहीं। मैं मिटा रहा हूँ, तब तक आपको जो बोलना हो आप बोलिए। कुछ नहीं बोलते तो कम से कम मना ही कर दिया करो, सर हमें नहीं पता, नहीं पता। अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। बच्चे क्या हमारे संस्कारी है, टीचर को मना नहीं करना चाहते, इसलिए चुप बैठ जाते हो। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे ये कह रहा था कि ये ग्राफ है ना, एक और ग्राफ बनाता हूँ। चलो, मैंने मान लो ग्राफ कुछ ऐसे बना एक, हालांकि मेरा भ्रम ही ये कलर दिखाई देता है, पर दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है, ये ऐसा हो गया बेटा, करेक्ट? ये वी हो गया और ये कचरा हो गया ये टी हो गया, करेक्ट है? और ऐसे चार ग्राफ, ए बी सी और डी, करेक्ट है बेटा? अब इन पे मैंने क्या किया, प्रेशर ले लिया, इसको बोला P1, ये P2, ये P3 और ये P4, और फिर ये बोला कि बताओ इनमें क्या संबंध है, कौन सा प्रेशर बड़ा है? तो आप तो जानते हो कौन सा प्रेशर बड़ा है, बोलो बेटा कौन सा प्रेशर बड़ा है? सेम टेम्परेचर पे यदि मान लो इधर में एक ऐसा एक गिरा दूं, एक सेकंड यार, एक कलर और था यार, कलर यार ऐसे मत रुको यार तुम यार, एक तो हमारी हालत वैसे ही खराब है आजकल, ऊपर से तुम भी ऐसा कर रहे हो यार। नीले रंग का कलर नहीं मिल रहा यार, वाह, कहीं मेरा नीला कलर टूट तो नहीं, मिल गया। तो एक लाइन यूं गिरा दो, करेक्ट है? और ऐसे कनेक्ट कर दो, 1 2 3 4। अब सोचो वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशनशिप होता है? सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है, वॉल्यूम प्रेशर में क्या रिलेशनशिप होता है? प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम। अब सोचो वॉल्यूम किसका कम है? P4 का कम है, तो P4 का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा।
ठीक है ना। इसको जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही निकालते, आप इसको यूं भी निकाल सकते थे, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते, आप इस ग्राफ को यूं भी तो कर सकते थे, सिर्फ यही तो करने की जरूरत नहीं थी। 1 2 3 4, आप चाहते तो यूं कर देते, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते, वॉल्यूम कांस्टेंट तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, इसका टेम्परेचर ज्यादा तो इसका प्रेशर ज्यादा, तो ये P4 था, ये P3 था, ये P2 था, ये P1 था, ये वॉल्यूम था और ये टेम्परेचर था। टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर ज्यादा, P4 ज्यादा, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते थे, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं था। ठीक है बेटा, ये सबसे कॉमन है क्वेश्चन जो कि आपको इस एरिया में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है। अब चलो हम ऐसा करते हैं, ग्राफ V/T वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करते हैं। कौन सा ग्राफ? V/T वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है बेटा, अभी देखिए ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो यू नो दैट PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT होता है। कौन सा लॉ चल रहा है? चार्ल्स लॉ चल रहा है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू NR/P इंटू T। और ग्राफ V/T के बीच में पोस्ट करना है तो इसका मतलब इसको T से डिवाइड करना पड़ेगा। सो V/T इज इक्वल्स टू NR/P इंटू T/T। अरे बोलो हाउ? तो दिस इज व्हाट, दिस इज y एक्सिस इज इक्वल्स टू m, और x की जगह क्या है, मिसिंग है भाई, t ने मारा किसको, t को, सो दैट इज इक्वल्स टू t की पावर 0। तुम्हें कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मैं इसको लिख सकता हूं ना, V/T इज इक्वल्स टू NR/P, t की पावर 0, क्योंकि t की पावर 0 1 होता है, क्योंकि t की पावर 0 1 होता है, मतलब t पे तो डिपेंड है, मतलब V/T की वैल्यू t के साथ वेरी नहीं कर रही, मतलब कांस्टेंट है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैंने इस एक्सिस पे V/T लिखा, यदि इस एक्सिस पे V/T लिखा और इस पे टेम्परेचर लिखा, तो V/T की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो यूं चली जाएगी। मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ समझ में आया भाई, आया कुछ समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलो यार, आ गया बेटा समझ में? अच्छा, यदि कोई मान लो इसी को कुछ यूं कर देता, 1 2 3, करेक्ट है, और वो आपसे ये पूछ लेता है ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये V/T है और ये T है, बताओ P1 P2 और P3 में क्या संबंध है? तो क्या आप बता सकते थे P1 P2 और P3 में क्या संबंध है? जल्दी बोलो बेटा। सेम है। अरे प्रेशर कैसे सेम हो जाएगा यार, V/T की वैल्यू NR/P के बराबर है ना। ओ मेरे भाई, ये क्या है, X है, और P क्या है, Y है। बोलो मेरे बच्चों, बेटा V/T की वैल्यू तो NR/P के बराबर है ना, तो प्रेशर ज्यादा तो V/T क्या होगा, कम होगा, प्रेशर ज्यादा तो V/T क्या होगा, कम होगा। अरे बोलो बेटा, तो V/T की वैल्यू कम मतलब P1 ज्यादा होगा, तो देयरफॉर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी P1। अरे आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे सर ये तो प्रेशर कांस्टेंट था सर, सर प्रेशर तो कांस्टेंट था सर। तो भाई मैं तो मान रहा हूँ प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन तीनों में प्रेशर कांस्टेंट थोड़ी ना, ये तो तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, एक से ये आया, एक से ये आया, एक से ये आया, इसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट है, इसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर है बेटा इतनी बात? एंड देयरफॉर आपको पता है V/T इज इक्वल टू NR/P है, क्योंकि ये तो 1 है, तो प्रेशर के इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब प्रेशर ज्यादा तो V/T कम, तो V/T की वैल्यू यहाँ कम है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। आया कि नहीं आया? आना बोलना पड़ेगा यार, इतनी मेहनत से समझाया। हो गया? ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं इसको आप कहें तो? सर टी पर डिपेंडेंट नहीं है, हाँ V/T टी पे डिपेंडेंट थोड़ी ना, ये देख V/T इज इक्वल टू T/T किया तूने तो मार दिया इसको, बेटा V/T लिखने के लिए T से डिवाइड करना पड़ता है, इधर भी T से डिवाइड किया, T ने मारा T को 1 आ गया, तो T की पावर टकलू लिख दिया अपन ने, एनीथिंग टू द पावर टकलू इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर V/T इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। हमें क्या दिक्कत हो सकती है,
लो स्क्रीनशॉट। जब तक आप स्क्रीनशॉट लें हम इसको मिटाते हैं। लोग ऐसे होते हैं कसम से। आज मैंने फेसबुक पे क्या देखा, एक छोटी सी पिक्चर, उसमें था मानव नहीं रहेगा तो 1 साल बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद क्या होगा, ये सब चीजें। मैंने कहा बताओ तो सही, ऐसे में मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे की बात करें, आगे की बात करें तो एक और ग्राफ ले लेते हैं। मैं ऐसा करता हूं वीटी वर्सेस टी ग्राफ लेता हूं। कौन सा ग्राफ लेने जा रहे हैं हम ग्राफ लेने जा रहे हैं वीटी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है बेटा, देखो कैसे लेंगे, ध्यान से सभी लोग, है ना। वीटी वर्सेस टी ग्राफ लेने जा रहा हूं। तुमको पता है ना चार्ल्स लॉ चल रहा है, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। सो वी बराबर क्या होगा, एनआर बाई पी इंटू टी होगा। वी टी, तो इसका मतलब यहाँ टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनआर बाई पी, तो इधर भी टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, बोलो हाउ, बोलो हाउ। तो क्या वी टी बराबर वाई है बेटा, और ये तो क्या है एम है, और टी है एक्स, और टी है एक्स, तो कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। तुम्हें कुछ नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया बेटा। टी से इधर मल्टीप्लाई किया, टी से इधर मल्टीप्लाई किया, वाई एक्सेस क्या था, बी टी था, और ये एक्सेस क्या था, टी था। तो क्या ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर यदि ग्राफ है, तो क्या ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो सिंस इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये कुछ भरता हुआ कटोरा इस टाइप से होता है ना बेटा। ये आप लोग काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने ये ग्राफ पढ़े होंगे, वीटी, है ना बेटा। ढुलता हुआ कटोरा, भरता हुआ कटोरा, ऐसे करके सर लोगों ने आपको ग्राफ बताए होंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स, और वीटी क्या हो गया, वीटी हो गया वाई एक्सेस। आपकी समझ के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी चीजें आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। अब सोचो, यदि मुझसे कोई बोले वीटी वर्सेस टी स्क्वायर प्लॉट करना है, ये तो सरल हो गया है। वीटी वर्सेस टी स्क्वायर प्लॉट करना है तो आप समझ गए होंगे ना, PV is equals to nRT, therefore V is equals to nR by P into T। VT मतलब V multiplied by T is equals to nR by P, T into T मतलब T square, so VT is equals to nR by T into T square। VT y एक्सेस है और T स्क्वायर x है, तो मैं बोल सकता हूँ y is equals to mx। so this is a straight line equation with intercept बराबर 0। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, this is VT and this is T square। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, यदि है तो हमको बता थी, और नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं है, वेरी नाइस। चलो आप इसको बनाओ। जग में सोचो तेरो नाम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम।
अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी। ओके बेटा, तो बात बढ़िया चल रही थी और अब बोर्ड मिट गया है, पानी सूख गया है। अब मैं आपको ग्राफ पढ़ाता हूं, V वर्सेस 1/t का ग्राफ। करेक्ट है बेटा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। सॉरी, PV इज इक्वल्स टू NRT, चार्ल्स लॉ चल रहा है भाई, NR/T इंटू T। सो y इज इक्वल्स टू, अच्छा, और ग्राफ किस किस में प्लॉट करना है? ग्राफ प्लॉट करना है v वर्सेस 1/t में, v वर्सेस 1/t में। तो ये t लिखा हुआ है और ये v लिखा हुआ है, ये तो y है। और x क्या है? x क्या है? x से 1/t, x से 1/t। तो इफ x is equal to 1/t, t is equals to 1/x। बोलो बेटा, if x is equals to 1/t, t is equals to 1/x। आना करना पड़ेगा। yes, therefore v is equals to nr/p into t की जगह मैं, इसकी जगह में लिख सकता हूं, मैं v की जगह लिख सकता हूं y, इसकी जगह लिख सकता हूं m, और t की जगह लिख सकता हूं 1/x। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू m, मतलब एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप समझ गए होंगे, दिस इज अ ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज p वर्सेस 1/t। आई होप सो मैं अपनी बातें तुम लोगों को समझा पा रहा हूँ और तुम लोग बातें समझ पा रहे होगे। ठीक है बेटा। सो दैट वाज ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस। एक ग्राफ लेते log v और log t के बीच में, इधर ही ले लेते हैं ना, log v वर्सेस log t के बीच में ग्राफ ले लेते हैं। वी नो दैट pv इज इक्वल्स टू क्या है? nrt, एंड देयरफॉर p बराबर क्या है? nr/p into t। ये कांस्टेंट है, सो p बराबर क्या है? k into t log, सॉरी 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 सॉरी, v, so log v is equals to log k plus log t, दोनों जगह log से मल्टीप्लाई कर दिया। so log v is equals to log kt, और log m n is equals to log m plus log n। log kt बराबर log k plus log t होता है बेटा, क्लियर है? तो इसको यदि मैं y एक्सिस ले लूं तो ये कांस्टेंट है, दिस इज c, this is constant, this is c, and this is equals to mx। यदि बात समझ में आती हो तो log t है तो इसका मतलब m की वैल्यू 1 हुई, m की वैल्यू 1 हुई, इंटरसेप्ट log k है और ये सब कुछ पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ यूं चला जाएगा। और स्लोप जो है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू 1 है तो tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री है। क्लियर है बेटा इतनी बात तुम लोग को? और इसकी इधर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा log v, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा log t, और इंटरसेप्ट की वैल्यू जो होगी वो होगी बराबर log nr/p। मैं तुम लोगों पे अत्याचार तो नहीं कर रहा हूं? आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है ना सबको समझ में? एक ही टाइप के ग्राफ है, एक ही टाइप के ग्राफ है सब। मैंने बोला ना 30 ग्राफ है, टोटल 30 ग्राफ है, लेकिन 30 ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। आप जैसे इधर 10 ग्राफ समझ लोगे तो बाकी के 10 ग्राफ अपने आप समझ में आ जाएंगे, एक ही टाइप के तो हैं, ठीक है ना? और एक बात आप जानते हो, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में ये भर भर के पढ़ाया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर ये भर भर के पढ़ाया जाता है, आपको पता है ये बात, इसका रेलेवेंस खूब है, स्पेशली इन फिजिक्स। थोपो भाई। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हुए चार्ल्स लॉ के सारे ग्राफ खत्म। अब यही ग्राफ जो है हम कहीं भी पढ़ सकते हैं और बॉयल्स लॉ में, क्योंकि यदि समझ इसकी हो गई है तो खत्म हो गया खेल बेटा, तो खत्म हो गया खेल।
इसकी समझ इंपॉर्टेंट है। यही जनरल चीजें अब हम हर एक में अप्लाई कर सकते हैं। कपड़ा भी सोच रहा है कितना घिसेगा बे, पूरे दिन घिसता रहता है मेरे को। बोर्ड सोच रहा है खुद तो दिन में एक बार नहाता है। ला 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 ता 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 टी टी टी। हम बस काला बोर्ड लेके आना एक दिन, काला बोर्ड बड़ी दीवार पे लगाऊंगा काला बोर्ड, फिर इसका फायदा उठाऊंगा। इधर घुमाऊंगा काले बोर्ड पे आएगा, इधर घुमाऊंगा हरे बोर्ड पे आएगा। इंटरनेशनल टीचर लोगों में क्या कहते हैं, सही है कि नहीं? ऐसे घुमाऊंगा इसको काला बोर्ड आ जाएगा पूरी दीवार पे, बेहतरीन। इस तरफ घुमाऊंगा हरा बोर्ड आ जाएगा। सब्जेक्ट आए ना आए, बोर्ड अच्छे आने चाहिए, है ना? दिखावे की दुनिया है, सही है कि नहीं? इंटरनेशनल टीचर लोगों में थोड़े बाल भी सफेद करा लाऊंगा और थोड़ी अंग्रेजी टाइप की अंग्रेजी बोलूंगा। तो खैर बॉयल्स लॉ पढ़ते बेटा, कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस pressure is directly proportional to, oh sorry कचरा कर दिया मैं, at constant temperature for a given amount of gas, at constant temperature for a given amount of gas, amount of gas constant रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा। P इक्वल्स टू nRT जब आप लेते हो n की वैल्यू अपन कांस्टेंट मानते हैं, लास्ट टाइम भी अपन ने n की वैल्यू कांस्टेंट रखी थी, नंबर ऑफ मोल्स लग गए बदल गए तो फिर अपन नहीं बोलेंगे भाई कि लॉ काम कर रहा है, ठीक है ना? So at constant temperature for a given amount of the gas, P is inversely proportional to, or P is inversely proportional to volume V. P is inversely proportional to volume V. Therefore, PV is equals to constant, क्योंकि nRT constant हो जाता है बेटा, हमको पता है nRT constant हो जाता है। अच्छा, लास्ट ग्राफ जितने भी थे वो आइसोबार्स थे, जितने भी ग्राफ आपने इसके पहले देखे सब आइसोबार थे, और ये सब आइसोथर्म हो गए क्योंकि सब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइसोथर्म, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, उसी प्रकार वहां पे सब जो थे आइसोबार थे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है बेटा? तो एट कांस्टेंट temperature for a given amount of gas, P is inversely proportional to V. So PV is equals to nRT. ये बात हम आपसे कर चुके हैं, तो अब इसके बीच में ग्राफ को देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं P वर्सेस V। सो ग्राफ P वर्सेस V के लिए प्लॉट करना है। अच्छा, वी नो दैट PV is equals to क्या है बेटा? nRT है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मुझे लिखने का पड़ेगा P is equals to nRT by V is equal to K by V। अच्छा, मुझे ये बात पता है ग्राफ जो प्लॉट होना है वो प्लॉट होना है P वर्सेस V के बीच में, एंड आई नो दैट के V बराबर क्या है? V बराबर क्या है? हमें किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है? P वर्सेस V के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो और ये किसके बराबर? ये x के बराबर है। अरे v किसके बराबर बेटा? v x के बराबर है ना। देखो v इज इक्वल्स टू x, p इज इक्वल्स टू y एंड v इज इक्वल्स टू x। तो क्या यहाँ पे x लिख दूं, यहाँ पे y लिख दूं? सो y विल बिकम इक्वल टू k by x। सो xy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और xy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बराबर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है बेटा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है? तो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके उतर जाए। क्लियर है बेटा? अब इसी में एग्जाम में, क्योंकि पहले मैंने क्या किया था, आपको 2-3 बार ये करवाया था, उसके बाद बाकी ग्राफ्स में नहीं करवाया था, क्योंकि आप रूल समझ गए थे तो आप कर सकते हो। जैसे एक ये ले ले, एक आइसोथर्म ये हो गया और एक आइसोथर्म ये हो गया। अब वो आपसे ये बात पूछते कि बताओ किसका टेम्परेचर हाइयर है,
तो आप क्या करो, आपने लेकर के यू मार दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर जिसका ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो इसको तुमने लिखा T3, इसको लिखा T2, इसको लिखा T1। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर जिसका ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। करेक्ट है बेटा इतनी बात? क्योंकि वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है, आप खुद ही सोचो, एक कंटेनर के अंदर यदि आप गैस भर के बैठे हुए हो, एक कंटेनर में यदि आप गैस भर के बैठे हुए हो और तीनों में वॉल्यूम सेम है, तीनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, तो जिस कंटेनर में प्रेशर ज्यादा है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तभी तो प्रेशर ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्या मेरी बात सबको पल्ले पड़ गई? तो प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा। सो देयरफॉर आई विल से T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ये बात समझ में आ गई सब लोग? ओके गाइस, तो बात समझ में आ गई। ये भी बहुत पूछते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और देखना आप कैसे झटापट फटाफट बातें करते जाओगे। मिटा दूं बेटा इसको मैं, शैला मिटाओ दे? आप स्क्रीनशॉट लेती और आम इसको मिटा थी, आप स्क्रीनशॉट लेती आम इसको मिटा थी। ओके मिटा थी। अब बेटा कुछ ऐसा सनम दे दे ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ टुच्चा सा P वर्सेस 1/V का ग्राफ यदि प्लॉट करना चाहो तो, सो आपको पता है PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। सो आपको पता है P बराबर nRT बाई V, वेयर दिस इज इक्वल्स टू Y, दिस इज इक्वल्स टू M into 1/V। 1/V क्या है? X है, सो Y इज इक्वल्स टू mx। 1/V इज इक्वल्स टू x। सो 1/V की जगह मैंने क्या किया, 1/V की जगह x लिख दिया। तो इसका मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 0। सो इट विल ट्रेंड, और ये भी कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम 0 नहीं होगा या वॉल्यूम इंफिनिटी नहीं होगा, जो भी कहो। ये P हो गया और ये 1/V हो गया। 1/V की वैल्यू जो है 0 होने का मतलब वॉल्यूम का इनफाइनाइट होना, वो पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। तो ये भी ग्राफ अपन ऐसे टूटा हुआ बनाएंगे। आई होप सो मैं अपनी बात तुमको समझा पाया और तुम मेरी बात को समझ पाए, ठीक है। तो ये भी एक ग्राफ था। इसके अलावा ग्राफ किसके बीच प्लॉट कर सकते हैं हम? पीवी वर्सेस पी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, पीवी वर्सेस पी। और आप देखो कितनी जल्दी जल्दी काम करने लग जाओगे। आपको पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। मुझे क्या चाहिए? पीवी वर्सेस पी ग्राफ चाहिए, है पीवी वर्सेस पी ग्राफ चाहिए। लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। मुझे पीवी वर्सेस पी ग्राफ चाहिए। ओके, यदि ऐसा चाहिए तो ठीक है, वो ग्राफ दे देते हैं। तो पीवी वर्सेस पी ग्राफ, अब पी के तो प्रोपोर्शनल ही नहीं, इधर पीवी लिखा हुआ है, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं पीवी बराबर एन आर टी इंटू पी की पावर 0? अरे बोलो यार, इसकी जगह पी की पावर 0 लिख सकता हूँ ना बेटा, पी की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि पी के तो प्रोपोर्शनल ही नहीं है। तो चूंकि प्रोपोर्शनल नहीं है तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दूंगा दिस इज पी वर्सेस पी ग्राफ एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3। अब आप कंपेयर कर सकते हो किसका टेम्परेचर ज्यादा है। यदि देखा जाए तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हो किसका टेम्परेचर ज्यादा है। इधर T1 लिख देता हूँ, इधर T2 लिख देता हूँ, इधर T3 लिख देता हूँ। यदि मान लो मैं प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट कर दूं, तो जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पर, सॉरी मैंने क्या किया, P की वैल्यू को क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, और T की वैल्यू को मैं वेरी कर रहा हूँ। तो T ज्यादा, क्या कर रहा हूँ ये मैं, T1 T2 T3, अच्छा ठीक है ना, P कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। और इसमें वॉल्यूम के लिए तो कुछ फिक्स है ही नहीं बात, P कांस्टेंट, पीवी की वैल्यू ज्यादा, हाँ पीवी की वैल्यू ज्यादा, T3 ज्यादा, हाँ ठीक है ना यार, हो गया यार। पीवी की वैल्यू ज्यादा कब आ रही है? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, तभी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। आया कि नहीं आया बेटा? अरे पीवी की वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा होगी, क्योंकि प्रेशर तो तीनों केस में एक ही है, प्रेशर तो तीनों केस में एक ही है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ही तो पीवी बढ़ेगा। चलो, तो ये भी एक ग्राफ हो गया
ऐसे ही था ये। फिर एक ग्राफ P वर्सेस 1/V हो ही गया है, तो आई सपोज दैट कि आपको ये सब ग्राफ भी समझ में आ गए हैंगे और किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हैंगी। इसके बाद में मैं ग्राफ बना सकता हूँ P/V वर्सेस 1/V। वाह, क्या होगा ये ग्राफ? PV इक्वल्स टू क्या था? NRT था। NRT कांस्टेंट है, नीचे क्या है, यहाँ आना है V, मतलब इसको V स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। सो PB/V स्क्वायर इज इक्वल टू NRT/V स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। PV/V इज इक्वल टू NRT/V स्क्वायर, क्योंकि इसको मेरे को P/V बनाना है। तो P/V बनाने के लिए इसको P/V बनाने के लिए V स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात तो तय हुई। तो ये क्या हो गया? ये हो गया P/V इज इक्वल टू NRT/V स्क्वायर। मुझे अकेले समझ में आ रहा है कि तुम लोग को भी आ रहा है? मुझे अकेले ही आ रहा है समझ में कि तुम लोग को भी आ रहा है? तुम लोग को भी आ रहा है ना? मेरे को PV को P/V बनाना था, तो क्या V स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता? तो इस साइड पे भी V स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा P/V इज इक्वल टू NRT/V स्क्वायर। और ग्राफ किस में प्लॉट होना है? 1/V बराबर किसके है बेटा? 1/V बराबर x है, therefore 1/V स्क्वायर बराबर x स्क्वायर होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज y एंड 1/V स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर? तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या? mx स्क्वायर, ये एक हो गया, या yx स्क्वायर इज इक्वल टू k। mx स्क्वायर इज इक्वल टू k। याद आ गया बेटा? क्या वो ग्राफ जो है पैराबोला होता है? तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? दिस ग्राफ विल बी अ पैराबोला, बढ़ता हुआ कटोरा। मुझे लग रहा है मैं अकेला ही भिड़ा हुआ हूं और कोई मेरे साथ नहीं है। टाइम हो गया? ओ, टाइम हो गया तो कोई बात नहीं, अब बाद में पढ़ा देंगे बेटा, मुझे वैसे भी काम है। ठीक है, चलो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आप इसको टाल लें, कल मैं आपको और सिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पता ही नहीं लगा कब टाइम बीत गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जब भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ 3-3 घंटे पढ़ाता रहता हूँ, पता नहीं लगता। आई लाइक दैट। बाय बेटा।